नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग में चैप्टर 10 प्रकाश संश्लेषण जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से 10वें पार्ट से अपनी यूनिट जो है तीसरी वो शुरू हो जाती है। पूरा जीव विज्ञान का जो अपना सिलेबस है या पाठ्यक्रम है उसको कुल 10 यूनिट में 10 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें 2 यूनिट पहली जो है वो हम पढ़ चुके हैं। पहला पादपों में जनन की क्रिया विधि या पादपों में जनन के बारे में पढ़ा था, और दूसरा पादपकारी की यूनिट जिसमें पांचवा जो पाठ है उसमें पादप में जल से संबंधित जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, परासरण है, विसरण है या फिर अन्य क्रियाएं जैसे जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन, अधिशोषण, इस प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी। इसके बाद में अगले पाठ में छठे में जल अवशोषण और जल का रसारोहण जो है वो पढ़ा था। 7वां पाठ जो था वो वाष्पोत्सर्जन से संबंधित था। 8वां पाठ है उसमें हमने 8वां पाठ जो है उसमें हमने पादपों में होने वाली जो क्रियाएं, खनिज अवशोषण से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। और इसके बाद में अंतिम पाठ यानी 9वां पाठ जो पीछे हमने पढ़ा है वो था एंजाइमों के बारे में। अब पादपकारिकी से संबंधित ही ये तीसरी यूनिट है। इसे हम कह सकते हैं पादपकारिकी सेकंड, ये तीसरी यूनिट है अपने, यानी पादपकारिकी से संबंधित जो यूनिट है या अध्याय है उनको 2 इकाइयों में विभाजित किया गया है, पादपकारिकी फर्स्ट और पादपकारिकी सेकंड। तो आज हम पादपकारिकी सेकंड जो है इसकी हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पादपों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित जो पूरा अध्याय है उसका विस्तृत अध्ययन इसमें हम करेंगे, वो है प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसके लिए इस शब्द का अर्थ जो है वो देखें। प्रकाश प्लस संश्लेषण, प्रकाश यानी लाइट, सूर्य का प्रकाश, इसके संदर्भ में ये शब्द आता है। और दूसरा शब्द जो है वो है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है यहाँ पर बनाना या तैयार करना। और किसको तैयार करना? कार्बनिक भोजन या कार्बनिक यौगिकों को तैयार करना। प्रकाश संश्लेषण को सामान्यतः परिभाषित किया जाता है इस आधार पर कि यह वो जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूर्य का प्रकाश जो है उसकी उपस्थिति में हरे पादप जो हैं वो क्लोरोफिल, पर्णहरित और सूर्य की सहायता से, या कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में पादप क्लोरोफिल की सहायता से 2 सरल यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों को उपयोग में लेते हुए या CO2 और जल को कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं या कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, क्लोरोफिल कहते हैं अंग्रेजी में से, पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पादपों में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं या पादप जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मानी जाती है। अब इसे सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो क्यों माना जाता है? क्योंकि कोई भी जीव हो उसे अपनी जैविक क्रियाएं संचालित करने के लिए पोषण की या पोषक तत्वों की जरूर आवश्यकता होगी। और पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह, ये जो सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक जो है वो पादपों में बनते हैं। अब इनके उत्पादन के आधार पर या इनका उपयोग करने के आधार पर पादप 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वयंपोषी और दूसरे जो है वो होते हैं परपोषी प्रकार के या विषमपोषी भी उनको कहते हैं। स्वयंपोषी में जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ खुद अपने शरीर में बनाते हैं, यानी भोजन का उत्पादन खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, वो हैं स्वयंपोषी। हरे पादप, शैवाल वगैरह वो स्वयंपोषी हैं। जबकि दूसरे हैं विषमपोषी या परपोषी, जैसे जंतु, हम मनुष्य, कवक वगैरह, वो विषमपोषी होते हैं। वे भोजन का उत्पादन या कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकते हैं, पादपों के द्वारा उत्पादित किए गए कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका उपयोग करते हैं।
और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो जीव जो है वो दो प्रकार के हो गए। अब प्रकाश संश्लेषण ही वो क्रिया है जो पोषण का आधार यानी कार्बनिक यौगिक या भोजन का उत्पादन करती है। पादप या स्वयंपोषी जो हम प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर रहते हैं और विषमपोषी जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो सीधे सूर्य के द्वारा अपना भोजन का निर्माण नहीं करते, वो तो पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद हैं उनको अपने पोषण के लिए काम में लेते हैं। इसलिए चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रकृति का हर जीव ऊर्जा के लिए या पोषण के लिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी पूर्ति जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो जीव करते हैं। इसलिए ये जीवों की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है या सबसे महत्वपूर्ण जैविक क्रिया मानी जाती है। प्रकाश संश्लेषण को यदि हम एक समीकरण के रूप में देखें तो इसे हमें समीकरण के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस 12 जल के अणु इनका उपयोग होता है और इनको काम में लेते हुए साथ में सहायता जो है वो मिलेगी किसकी, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की और साथ में सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का उपयोग करते हुए कार्बनिक यौगिक यानी सरलतम कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का उत्पादन किया जाता है। साथ में 6 ऑक्सीजन के अणु भी उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं और 12 जो जल के अणु काम में आए हैं उनमें से 6 जल के अणु वापस प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का एक सामान्य रासायनिक समीकरण है। अब इस रासायनिक समीकरण के आधार पर भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए कार्बनिक यौगिक या ग्लूकोज या भोजन का उत्पादन करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक उप उत्पाद या सह उत्पाद होती है, जिसे थोड़ी बहुत मात्रा में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसे पादप अपने काम में ले लेते हैं श्वसन वगैरह में, या जो ज्यादा मात्रा बचती है उसको वो बाहर निकालते हैं। तो पादप CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण के कारण से उनमें वो क्षमता होती है। अब यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण है ये एग्जैक्ट सही समीकरण है और वर्तमान में ये सही समीकरण जो है इसकी जानकारी हमें है। लेकिन शुरुआती अवस्था में यदि हम देखें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो अध्ययन किए गए थे उनमें शुरुआत में इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो नहीं थी। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित किए गए विभिन्न प्रयोग और जो जानकारियां वगैरह प्राप्त हुई उन जानकारियों को जोड़ जोड़कर ये वर्तमान में जो सही समीकरण है इसे प्राप्त किया गया है। यानी प्रकाश संश्लेषण का खुद का एक विशेष इतिहास रहा है और उस इतिहास से जो जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उसको वर्तमान में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको हम आगे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के इतिहास की या इतिहास से संबंधित विभिन्न खोज वगैरह की हम बात करें तो उनके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले जो योगदान आता है प्रकाश संश्लेषण में कहें या फिर पादप कारिकी में कहें चाहे, वो हैं स्टीफन हेल्स। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं ये पादप कारिकी के क्षेत्र में, स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स वो पहले व्यक्ति थे या वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पादप जो भोजन बनाते हैं, जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, उनके लिए उन्हें वायु और सूर्य का प्रकाश जो है उसकी आवश्यकता होती है। इसके बारे में कोई प्रायोगिक प्रमाण तो इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन सबसे पहले कुछ उल्लेख वगैरह उन्होंने किया था कि पादप वायु की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का उत्पादन करते हैं। ये बात उन्होंने बताई थी। इसीलिए हमने शुरुआत में ये पढ़ा था कि स्टीफन हेल्स जो हैं इन्हें प्लांट फिजियोलॉजी या फिर पादप कार्य की जो है उसका जनक माना जाता है या पादप कारिकी का पिता जो है वो कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। फिर उसके बाद में दूसरे जो वैज्ञानिक हैं
वो हैं प्रिस्टले या जोसेफ प्रिस्टले। तो प्रिस्टले इन्हें जाना जाता है ऑक्सीजन के खोजकर्ता के रूप में। ऑक्सीजन गैस की खोज प्रिस्टले ने ही की थी। इन्होंने ये चीज बताई कि पादप जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसके दौरान वो O2 मुक्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पन्न करते हैं। ये बात इन्होंने बताई थी, प्रिस्टले ने बताई थी। इन्होंने ये बात बताई कि पादप पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का काम करते हैं, मतलब ये कि वो वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर वायु जो है वो अशुद्ध होने लगती है, प्रदूषित होने लगती है। उस प्रदूषित वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करके उसे वापस शुद्ध करने का काम जो है वो पादप करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये बात प्रिस्टले ने बताई थी। इन्होंने एक तरह से ये बताया कि ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन के खोजकर्ता थे। ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि जीवों के लिए जो विषैली वायु है, जो विषाक्त वायु है या विषाक्त वातावरण है, उसको ये साफ करते हैं या वायुमंडल की सफाई का काम जो है वो कौन करते हैं? पादप करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग जो है उसका सेटअप किया था। इन्होंने एक बड़ा बेलदार लिया और उसके अंदर एक चूहा जो है वो छोड़ दिया। ये चूहा कुछ दिनों तक जीवित रहा या कुछ समय तक जीवित रहा, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। एक दूसरा बेलदार और लिया और उसमें उन्होंने एक दीपक जो है वो जला दिया या एक मोमबत्ती जो है उसको जलाकर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने पाया कि बेलदार से यदि इसको पूरी तरह से ढक दिया जाए तो कुछ समय बाद में मोमबत्ती बुझ जाती है। यानी यूं कह सकते हैं कि चूहा जहां सांस लेता है वहां पर भी वायु जो है वो शुद्ध हो जाती है और जहां मोमबत्ती जलाते हैं वहां भी वायु शुद्ध हो जाती है, वहां भी वायु अशुद्ध हो जाती है। तो प्राणी श्वसन के द्वारा वायु को अशुद्ध करते हैं और जलने पर किसी वस्तु का दहन करते हैं तो भी वायु जो है वो अशुद्ध होती है। यानी इन दोनों ही क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। बाद में ये चीज देखी गई कि मोमबत्ती जो है उसे जलाएं और उसके साथ में चूहा रख दें तो चूहा और भी जल्दी मर जाता है। यानी दोनों ही स्थितियों में चूहे के जीवित रहने के लिए वायु जो है वो उपलब्ध नहीं रहती, शुद्ध वायु नहीं बची हुई रहती, यानी प्राण वायु ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाती है इन दोनों कंडीशन में। इसके बाद इन्होंने प्रयोग इस तरह से सेटअप किया कि एक बड़ा सा बेलदार लिया, उसमें एक गमला जो है वो लिया जिसमें एक पेड़ लगा हुआ था, पुदीने का पादप लगा हुआ था। साथ में वहां पर उन्होंने उसमें चूहे को भी रख दिया। चूहे को रखा तो बहुत समय तक चूहा जो वो जीवित रहा। अब इस आधार पर इन्होंने पाया कि चूहे की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। अकेले चूहे को रखें तो चूहा जो है वो वायु को अशुद्ध करता है, लेकिन पादप रखने पर वायु अशुद्ध नहीं होती। इस आधार पर इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अकेला चूहा जिस वायु को अशुद्ध करता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वातावरण में, पौधा उसे वापस किस में बदल देता है? ऑक्सीजन में बदल देता है। तो ये पूरे प्रयोग के आधार पर, इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, बस ये ध्यान में रखें कि प्रिस्टले वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक थे, जॉन एंजेनहाउस। जॉन एंजेनहाउस जो हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का महत्व है या सूर्य के प्रकाश का महत्व है, ये इन्होंने स्पष्ट किया। इन्होंने प्रिस्टले के प्रयोगों को ही दोहराया कि पादप जो है उसको चूहे के साथ में यदि रख दिया जाए और बेलदार में बंद भी कर दिया जाए तो भी चूहा जीवित रहता है, मरता नहीं है, क्योंकि पादप वायु को शुद्ध करता है। लेकिन इसी सेटअप को यदि अंधेरे में रखा जाए, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा जाए तो चूहा मर जाता है। इसका मतलब पादप प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। बिना प्रकाश के या प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होती। एंजेनहाउस के बाद में अगले जो वैज्ञानिक थे वो थे जॉन सीनेबियर। सीनेबियर जो है, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के महत्व को प्रतिस्थापित किया था या CO2 का महत्व होता है, यह बात इन्होंने बताई थी। अब यहाँ पर देखिए, प्रिस्टले ने बताया था कि पादप जो हैं, हरे पादप जो हैं वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, या कह सकते हैं
कि पादप की किसी चीज के जलने पर या जीव जब शोषण करते हैं तो उसके दौरान जब वो वायु को अशुद्ध करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ऑक्सीजन में बदलते हैं, ये बात बताई। इंजनहाउस ने बताया कि यह क्षमता हरे पादपों में केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया था, इन्होंने ये तो बता दिया कि CO2 को O2 में बदलते हैं पादप, लेकिन यह नहीं बताया कि पादप जो है वो CO2 का अपने लिए उपयोग करते हैं। यानी इन्होंने केवल यह बताया कि पादप वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो पादप अपने लिए करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या कार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में। यह बात सेनेबियर ने प्रतिस्थापित की थी, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है, यह बात सेनेबियर ने बताई। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक थे मेयर। मेयर ने प्रकाश संश्लेषण का सामान्य समीकरण जो है वो दिया था। इसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि CO2 और H2O इन दोनों का उपयोग करके पादप जो है वो क्या बनाते हैं, CH2O ये बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करते हैं पादप, ये बात इन्होंने बताई। और यह है उत्पादन करने के लिए CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए या भोजन में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा उन्हें प्रकाश से मिलती है। यानी इन्होंने ये बताया कि ये प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, और इसी आधार पर पादपों को रूपांतरक नाम जो है वो भी दिया गया। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले जीव जो हैं वो भी उन्हें यह नाम दिया गया। वो मेयर के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ये प्राप्त हुई थी जानकारी। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक थे F.A. ब्लैकमैन। इनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सही जानकारी देने के लिहाज से। ब्लैकमैन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो जैविक अभिक्रिया है ये 2 चरणों में या 2 अभिक्रियाओं में संपन्न होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की एक अभिक्रिया जो है इसमें 2 अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। एक जो है वो है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी जो है वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इनके बारे में पूरा डिटेल से हम इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। इसके बारे में जानकारी जो है वो ब्लैकमैन ने दी थी और उन्हीं के नाम के आधार पर अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है, वो इन्हीं के नाम के आधार पर दिया गया है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में जो एक अवधारणा या फिर नियम है जिसे सीमित कारक नियम कहा जाता है, तो सीमित कारक नियम का प्रतिपादन जो है वो भी ब्लैकमैन ने ही किया था। लिमिटिंग फैक्टर हाइपोथेसिस ये कहलाती है या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहलाता है। ये नियम जो है वो ब्लैकमैन ने दिया था। ब्लैकमैन के बाद में अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं वॉन नील। वॉन नील जो हैं इन्होंने यह बताया कि पादप वॉन नील, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। वॉन नील जो है इन्होंने सबसे पहले यह चीज बताई कि पादप जो है वो O2 उत्पन्न करते हैं CO2 से नहीं H2O से। अभी तक यह मान्यता थी कि पादप CO2 को काम में लेकर ऑक्सीजन में बदलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, लेकिन वॉन नील ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि पादप ऑक्सीजन को उत्पन्न जल के अपघटन से करते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल का योगदान होता है या जल की सहायता से वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। तो यह महत्वपूर्ण बात जो है वो वॉन नील ने बताई थी। वॉन नील के बाद में जो दूसरे वैज्ञानिक, एक और वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हिल। हिल ने यह प्रमाणित कर दिया कि ऑक्सीजन जो है वो जल से ही उत्पन्न करती है। वॉन नील ने इसे प्रमाणित नहीं किया था, हिल ने इसे पूरी तरह से प्रमाणित करके बताया। इन्होंने प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसका अध्ययन किया
और इसी प्रकाशिक अभिक्रिया की पूरी जानकारी जो है वो प्रदान की। इन्हीं के इस योगदान के आधार पर प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसको हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो हिल अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि हिल ने ही यह सबसे पहले प्रमाणित किया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वो जल से उत्पन्न होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद में दो और वैज्ञानिक थे, रूबेन और कोमन। रूबेन और कोमन ने यही बात, वॉन नील की ये जो बात है, इसे रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए पूरी तरह से सिद्ध किया था। उन्होंने जल में जो ऑक्सीजन के परमाणु काम में लिए वो ऑक्सीजन के सामान्य परमाणु जो थे वो नहीं थे, जिनका परमाणु भार 16 होता है, उसके बजाय उन्होंने ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक O18 जो है इसका उपयोग किया, और इसका उपयोग करते हुए इन्होंने यह प्रमाणित किया कि उत्पन्न होने वाली O2 जो है वो जल से ही प्राप्त होती है। इन्होंने भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का उपयोग किया। कार्बन डाइऑक्साइड में जो था वो उन्होंने लिया था O16 को, जो सामान्य समस्थानिक है। जल में इन्होंने लिया O18 को, और फिर ये देखा, यानी यहाँ पर इन्होंने O18 काम में लिया, यहाँ पर O16 काम में लिया। ऑक्सीजन जो मुक्त हुई उसमें उन्होंने पाया कि O18 यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक युक्त ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन जो है वो यदि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बदलती या उत्पन्न होती तो फिर ये सामान्य समस्थानिक O16 वाला होना चाहिए था, लेकिन ये O18 वाला था। इसका मतलब यह जल से ही उत्पन्न होती है। O16 वाली ऑक्सीजन जो थी वो तो किस में थी, वो थी कार्बोहाइड्रेट में, भोजन में। तो भोजन का उपयोग करने में वो कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो है वो जल के अणुओं से होती है। ये रूबेन और कोमन ने ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है इसको काम में लेते हुए इन्होंने प्रमाणित कर दिया था। फिर इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है दो वैज्ञानिकों का। एक थे केल्विन और दूसरे वैज्ञानिक थे बेंसन। केल्विन और बेंसन ने प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे विभिन्न यौगिकों के द्वारा होते हुए अंत में जाकर कार्बोहाइड्रेट अणु का उत्पादन करती है, इसमें जो विभिन्न चरण होते हैं, ये यूं नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ही कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है, अलग अलग यौगिकों में ये बदलती है। कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस दौरान होती हैं। इस पूरे पाठ में हम उन्हीं चरणों को पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। वो डिटेल जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे वो पूरी डिटेल या वो पूरा विस्तृत वर्णन, अभिक्रियाओं का पूरा विस्तृत से वर्णन जो है वो केल्विन और बेंसन ने किया था। और उन्होंने बताया कि चक्रीय प्रक्रमों के द्वारा होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणु अंत में जाकर क्या बनाते हैं, शर्करा के अणु बनाते हैं। चक्रीय प्रक्रम में ये घटना होती है, इसलिए इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। तो केल्विन चक्र के खोजकर्ता जो थे वो केल्विन और बेंसन थे। इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो C3 चक्र की खोज जो है वो केल्विन और बेंसन ने की थी। इसके बाद भी प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में और भी कई सारे वैज्ञानिक जो हैं उनका योगदान रहा है, जिसमें आगे हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें एक बार फिर से इसमें आती जाएंगी, लेकिन एक बार हम इनको साथ में यूँ देख रहे हैं तो इसलिए इनको थोड़ा सा यूं ही ध्यान में रख लें। एक वैज्ञानिक थे ओर्नन। ओर्नन जो है इन्होंने प्रकाश फोस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया जो है, प्रकाशिक फोस्फोरिलीकरण, अब ये क्या होता है ये इस पाठ में फिर से पूरा आएगा। तो प्रकाश फोस्फोरिलीकरण की पूरी जो प्रक्रिया है, जिसके दौरान या जिसमें प्रकाश की ऊर्जा को उपयोग में लेते हुए पादप जो है वो ATP यानी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब वो कौन सी प्रक्रियाओं में या किस चरणों में होता है, उस प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन जो है वो ओर्नन ने किया था। तो ओर्नन को प्रकाशिक फोस्फोरिलीकरण का खोजकर्ता कहा जाता है, या प्रकाशिक फोस्फोरिलीकरण की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ओर्नन थे। इसके बाद में दो और वैज्ञानिक रहे हैं, एक थे हैच और दूसरे थे
स्लेक। हैच और स्लेक ने, हैच और स्लेक से पहले केल्विन और बेंसन ये बता चुके थे कि किस प्रकार से चक्रीय प्रक्रमों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंत में शर्करा में बदलती है। लेग और इसे केल्विन चक्र या C3 चक्र नाम दिया गया। लेकिन बाद में इन वैज्ञानिकों ने गन्ने के पादप पर प्रयोग करते हुए पाया कि केल्विन चक्र में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे अलग कुछ प्रक्रियाएं भी पादप अपनाते हैं और उनके द्वारा वो CO2 को शर्करा में बदलते हैं। उस आधार पर उन्होंने प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की और शर्करा के उत्पादन की एक दूसरी क्रिया विधि की खोज इन्होंने की थी, जिसे C4 चक्र कहा जाता है या इसे हैच स्लेक चक्र भी कहते हैं। तो हैच स्लेक चक्र जो है उसके खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? हैच और स्लेक, दो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ही यह नाम जो है वो दिया है। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक थे, पीटर मिटचेल या पीटर मिशेल भी इनको कहा जाता है। पीटर मिटचेल जो थे उन्होंने रसोपरासरण अवधारणा जो है उसका प्रतिपादन किया था। अब ये अवधारणा जो है वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। रसोपरासरण अवधारणा के आधार पर ही यह चीज बताई गई है कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कैसे बदलती है या फिर ATP का उत्पादन जो है वो किस प्रकार से होता है। यह चीज उन्होंने बताई कि ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए विभव की आवश्यकता होती है और वो विभव उत्पन्न होता है आवेशों के प्रवाह से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से कैसे ATP का उत्पादन होता है, यह बात पीटर मिटचेल ने दी थी। तो रसोपरासरण अवधारणा के प्रतिपादक जो थे वो पीटर मिटचेल थे। तो इस तरह से हमने इस पाठ की शुरुआती जानकारी जो है वो पढ़ी। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण का इतिहास जो है जिसके आधार पर अलग अलग समय पर की गई खोजों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा ये वर्तमान समीकरण प्रकाश संश्लेषण का जो सामने आया, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में अगली क्लास में हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और सामान्य जानकारियां जो हैं और उसके बाद में विस्तृत अध्ययन जो है वो आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।